वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? बस बढ़िया बेटा। तो आज फिर कंप्लीट रिवीजन कर लें। एक सारा का सारा स्टडी मटेरियल एक बार रिवाइज कर लें तो हमको भी रहेगा कि हाँ हमको एलआर आ गया है ना। ओके बच्चों, हमने अभी तक तो बहुत डिटेल में पढ़ा एलआर सब्जेक्ट। आपने देखा हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे भी पढ़े जो दूसरी एग्जाम के अंदर एलआर में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर पढ़ा था कि नहीं बोलो। अब जो हम पढ़ेंगे वो केवल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पेन कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर कुछ भी अलाउ नहीं है। तो हम उस कॉन्सेप्ट को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जो हमसे पूछे जा सकते हैं। ओके चलें तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारे एलआर का रिवीजन। लॉजिकल रीजनिंग आपको पता है पेपर 2 का पार्ट बी जो है हमारा वो क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। 25 मार्क्स का आता है, हमको पता है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉजिक। व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन यही अराइज होता है बच्चों के मन में कि सर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो लॉजिक वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब क्या है। तो बेटा आप सबको पता है, मैंने आपको बताया था लॉजिकल रीजनिंग के अंदर लॉजिक का मतलब क्या है, एक तरह की इफेक्टिव थिंकिंग। इफेक्टिव थिंकिंग मतलब क्या, जिससे हम क्या निकाल पाए, फटाफट बोलो। कोई कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर पा रहे हैं, बिल्कुल बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। वेरी नाइस बच्चों, आप सबको पता है लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉजिक बेटा आप बचपन से लेके आज तक हर चीज में लगाते हुए आ रहे हो। कई बार लॉजिक हमारे ऐसे रहते हैं जिसके अंदर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, फिर उसको जानने की कोशिश करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, कुछ डाटा एनालाइज करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ कर पाते हैं और वहां तक हम पहुंच पाते हैं। क्लियर? जैसे हम जब बच्चे थे तो हमको ये समझ में नहीं आता था कि मॉर्निंग क्यों होती है और इवनिंग क्यों होती है, नाइट क्यों होती है, ये सारे लॉजिक हमको पता नहीं थे। तो हम अपने फादर से पूछते थे कि रात क्यों हो गई, मॉर्निंग क्यों हो गई, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो फादर हमको फिर एक्सप्लेन करते थे कि भाई इस रीजन से ऐसा हुआ है। तो वो अपने आप में क्या बेटा लॉजिक, और हम उस कंक्लूजन के ड्रॉ तक पहुंचते हैं। इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड जो आपकी स्कूल में होते हैं। जब कोई आपका टीचर, कोई पर्टिकुलर टीचर आपका कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो आप उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके टीचर्स के पास पहुंच जाते थे और बोलते थे ऐसा भी तो हो सकता है। तो यही हमारा क्या था, फटाफट बोलो, लॉजिकल थिंकिंग है, इफेक्टिव थिंकिंग है, जिससे आप कंक्लूजन तक पहुंचे। मैंने आपसे बोला था लॉजिकल रीजनिंग की सही डेफिनेशन हमको डॉली एलिसन ने दी थी, और वो डेफिनेशंस क्या थी, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है, एक तरह की लॉजिकल थिंकिंग है जिसमें ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस होता है फिनोमेना और फीडबैक का, और जिसके रिएक्शन से कोई कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो, लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था लॉजिकल रीजनिंग की कोई हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर मैंने आपसे बोला था कि हमारे इंडिया ने ही लॉजिकल रीजनिंग को जन्म दिया था। ये हमको मिलती है कहां पर, नासडीय सूत्र ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमको इंफॉर्मेशन मिलती थी कि नासडीय सूत्र के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड कहां से आया, उसके बारे में लॉजिकल थिंकिंग के बारे में नासडीय सूत्र के अंदर ये बात दिखाई गई है। मैंने आपको नासडीय सूत्र भी सुनाया था कि नहीं बोलो। दैट इज योर लॉजिकल रीजनिंग। इसके अलावा फिर बेटा अरस्टोड आए, प्लेटो आए, और उन्होंने भी लॉजिकल रीजनिंग के लिए कुछ ऑर्गन दिए, 6 ऑर्गन उन्होंने दिए थे, और उन्होंने बताया था कि इन 6 ऑर्गन के अंदर ही लॉजिकल रीजनिंग छुपी हुई है। उसके बाद बेटा और भी केंट आए, इसके अलावा और नए नए लोग आए, इस्लामिक फिलोसफी बनी 18th सेंचुरी के अंदर। उसके बाद बेटा 20th सेंचुरी के अंदर सिंबॉलिक
लॉजिकल रीजनिंग या सिंबॉलिक लॉजिक का जन्म हुआ। ये एक पूरी हिस्ट्री के बारे में हमने चर्चा की थी। इन पर हालांकि क्वेश्चंस बनने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल वो पूछ लेंगे भाई ऋग्वेद के कौन से सूत्र के अंदर लॉजिकल रीजनिंग को समझाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए नासड़िया सूत्रा के अंदर। क्लियर? बोलो। प्लेटो और एरिस्टोट ने क्या दिए थे? तो ऑर्गन दिए थे, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग के 6 ऑर्गन के अंदर क्या क्या आता है। वो सारी बातें बेटा लॉजिकल रीजनिंग की हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ सकते हैं। करंट 20वीं सेंचुरी में कौन सी लॉजिकल रीजनिंग चल रही, तो आपको पता होना चाहिए सिंबॉलिक लॉजिक चल रहे हैं। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। बोलो। हेलो। ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी बेटा जो आपके स्टडी मटेरियल के अंदर स्टार्टिंग में दी हुई है। ये सारी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। क्लियर बच्चों? हेलो। ओके, तो चलें। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आता है, टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। मैंने आपसे बोला था लॉजिकल रीजनिंग 2 तरह की होती है, एक है डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरी है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। सबसे पहले हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं। इंडक्टिव मतलब बेटा चीजों को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम में पेपर मिलता है, आपने पहला क्वेश्चन देखा बहुत सरल था, सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखा वो भी बहुत सरल था, सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, इस तरह से आपने जब क्वेश्चंस देखे तो क्वेश्चंस इतने इजी थे कि आपने सॉल्व कर दिए। उसके बाद आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हो कि लॉजिकल रीजनिंग का पेपर पूरा सरल था। क्लियर? बोलो। आपने क्या किया? क्वेश्चन से कॉम्बिनेशन बना के कंक्लूजन ड्रॉ किया, इकट्ठा किया। आपने डाटा इकट्ठा करके क्या किया? फटाफट बोलो। एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि पेपर जो था बहुत इजी था। इसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ। इंडक्टिव रीजनिंग। क्या बोलेंगे इसको? फटाफट बोलो। इंडक्टिव, जिसमें हमने छोटे छोटे से टुकड़ों को देख करके इकट्ठा करके एक जनरल लॉ बता दिया कि आज का पेपर बहुत सरल था। क्लियर? बोलो। हेलो। दैट रीजनिंग इज इंडक्टिव रीजनिंग। वहीं पर बेटा डिडक्टिव रीजनिंग की बात की जाए तो कोई आपसे बोलता है कि लॉजिकल रीजनिंग का पेपर सरल था, तो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 भी सरल होगा इसका मतलब, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सरल होगा इसका मतलब, तो आप बोल रहे हो हाँ हाँ हाँ। बताओ बेटा ये क्या कर रहे हो? आप डिडक्ट कर रहे हो। मैंने एक स्टेटमेंट बोला। स्टेटमेंट क्या बोला? सारे बच्चे बताएं कि लॉजिकल रीजनिंग का पेपर सरल था, इजी था। बोलो। तो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 1 भी सरल होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी सरल होगा। मतलब आप एक जनरल लॉ से डिडक्शन ले रहे हो। उसको हम क्या बोलेंगे? डिडक्टिव रीजनिंग। क्या बोल देंगे उसको? डिडक्टिव रीजनिंग। क्लियर? बोलो। हेलो। तो इट इज अ लॉजिकल रीजनिंग और इट इज अ डिडक्टिव रीजनिंग। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, जो टॉपिक हमारा जहां से बेटा लॉजिकल रीजनिंग का स्टडी मटेरियल चालू होता है, वहां पर इतनी बातें दी हुई हैं। हालांकि इनसे क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांसेस हैं, बट फिर भी हमने जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट थी वो डिस्कस कर ली है। अब आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग पर। क्लियर? तो मेन पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग पर आ जाते हैं। वो है हमारा बेटा अब क्लॉक और कैलेंडर। तो चलें टॉपिक 1 से लेकर के टॉपिक 3 तक सबसे पहले हम डील करते हैं टॉपिक 1 और 3 को, क्लॉक एंड कैलेंडर को। इट इज अ प्रैक्टिकल टॉपिक। प्रैक्टिकल टॉपिक के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, चलें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर। एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि ईयर कैलकुलेट करके बताओ कि ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। मैंने आपको समझाया था कि जो नॉर्मल ईयर होते हैं, मतलब 1 से लेकर के 99 ईयर्स तक जो होते हैं, दैट ईयर इज नॉर्मल ईयर। उनको हम डिवाइड करते हैं 4 से। उनको हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से भी जब आप डिवाइड करोगे तो आपको डिवाइड करना है कौन सी वाली डिजिट? तो मैंने आपसे बोला था लास्ट 2 डिजिट को आप डिवाइड करोगे।
जैसे ईयर 2019 आपको पता करना है कि इट इज अ लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, तो आप डिवाइड करोगे 19 को 4 से। इफ नॉट डिविजिबल, अगर ये डिविजिबल नहीं हुआ तो सारे बच्चों को पता है दैट ईयर इज ऑर्डिनरी ईयर। लेकिन अगर जैसे 2020 में लास्ट के 2 डिजिट 20 है, आपने 20 को 4 से डिवाइड किया, इट इज डिविजिबल। अगर ये पूरा पूरा डिविजिबल है तो ये ईयर हमारा कौन सा ईयर कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई थी, कॉन्सेप्ट भी समझाए थे कि 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए कॉन्सेप्ट काम की नहीं, हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है 4 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर कोई सेंचुरी ईयर मिलता है तो सेंचुरी ईयर का कैलकुलेशंस करने के लिए कि सेंचुरी ईयर आपका लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है, ये कैलकुलेट करने के लिए आप डिवाइड करोगे 4 से ना डिवाइड करके किससे डिवाइड करोगे? फटाफट बोलो। 400 से डिवाइड करेंगे और यहां कंप्लीट ईयर को डिवाइड करेंगे। जैसे 2000 को मैंने 400 से डिवाइड किया, इट इज अ डिविजिबल। अगर ये डिविजिबल है तो ये हमारा ईयर कौन सा ईयर कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। 1900 इज अ सेंचुरी ईयर, इसको मैंने डिवाइड किया 400 से, इट इज नॉट डिविजिबल, दैट ईयर इज ऑर्डिनरी ईयर। पहली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर वो आपसे पूछ सकते हैं कि कोई ईयर लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, बताओ, तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना है। नॉर्मल ईयर को 4 से डिवाइड करके देख लेना है, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करके देख लेना है। आई थिंक ये सब लोग कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। बोलो। इसके बाद आता है बेटा हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ऑर्डिनरी ईयर में क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 1 ऑड डे होता है, हम सारे बच्चों को पता है ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है। बोलो। ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है। इसके अलावा फेब जो होती है हमारी वो 28 डेज की होती है। क्लियर? और टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में वो कितने होते हैं? फटाफट बताओ जल्दी से। 365 डेज होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर के अंदर एक लॉजिकल बात हमने की थी कि ऑर्डिनरी ईयर जिस दिन स्टार्ट होता है, मतलब 1 जनवरी को अगर संडे था तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? फटाफट बोलो। संडे ही होगा, उसी डेट पर खत्म होता है जिस ये डेट पे स्टार्ट होता है। इसके बाद हम लीप ईयर की बात करते हैं, तो लीप ईयर में इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? सारे बच्चों को पता है लीप ईयर में 2 ऑड डेज आते हैं। कितने ऑड डेज आते हैं? 2 ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है। तो 2 ऑड डेज होते हैं। फेब जो होती है वो हमारी कितने दिन की होती है? सारे बच्चों को पता है 29 डेज की होती है। और सारे बच्चे जल्दी से बताएं, 1 जनवरी को अगर यहां संडे पाया जाता है तो 31 दिसंबर को संडे नहीं होगा, क्या होगा? एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो। मंडे। क्यों? क्योंकि यहां फेब 29 डेज की हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर टोटल डेज कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं। हमने ये डील किया था। क्या ये सबको याद रहेगा? बोलो। एक कॉन्सेप्ट ये हमको याद रखना है, वो इस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि 1 जनवरी 2020 को संडे था तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? अब इसमें कोई कैलकुलेशन या कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, आपको पता है 2020 इज अ लीप ईयर, तो संडे था तो क्या होगा? फटाफट बोलो। मंडे होगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, लीप ईयर के अंदर एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है कि लीप ईयर के अंदर जनवरी और जुलाई का मंथ कैसा होता है? फटाफट बोलो। सिमिलर होता है, सेम होता है। पढ़ा रखा है कि नहीं? बोलो। तो जनवरी और जुलाई का महीना बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन बशर्ते वो ईयर आपका लीप ईयर हो। तो ये बात भी हमको यहां याद रखना है। मतलब अगर वो यहां पर बोल दें कि 2020 बोल दें 8 जनवरी को मंडे था, तो आपसे पूछ लें कि बताओ 2020 में ही 8 जुलाई को क्या होगा? तो यहां कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे बताओ क्या होगा? मंडे ही होगा।
ये भी हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेटर वाले। क्या ये करते बनेंगे बोलो? क्योंकि मंथ आर सिमिलर। इसके बाद बेटा हमने बात की थी कि अगर हमारा स्टार्टिंग ईयर संडे से स्टार्ट हो रहा है, हमारा ईयर जो स्टार्ट हो रहा है वो संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल मिला के 52 संडे नहीं पड़ेंगे उस ईयर में। कितने संडे पड़ेंगे फटाफट बोलो? 53 संडे पड़ेंगे। लेकिन अगर संडे से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर बेटा सारे बच्चों को पता है 52 संडे ही पड़ेंगे। ये वाली बात भी हमने की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आती है लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर को लेकर के, वो ये कि हर 100 साल में, हर 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर्स होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं। और 76 हमारे कौन से ईयर होते हैं फटाफट बोलो? ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। ये हम सारे बच्चों को पता है। बेटा अगर आपका ईयर संडे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 जनवरी को संडे है, 1 जनवरी को संडे है, तो उस ईयर में टोटल नंबर ऑफ संडे कितने पड़ेंगे? इन जनरल हमको पता होता है 52 वीक होते हैं एक साल में, होता है कि नहीं बोलो? तो हम बोल देते हैं 52 संडे पड़ेंगे, बट आंसर इज रॉन्ग हो जाएगा आपका। ध्यान रखना, अगर 1 जनवरी को संडे पड़ रहा है तो ध्यान रखना उस ईयर में टोटल मिला के कितने संडे पड़ेंगे फटाफट बोलो? 53 संडे पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे बोल रहा था बच्चों, क्या बोल रहा हूं? 100 ईयर्स वाली पॉइंट। 100 ईयर्स क्या कि हर 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। कितने लीप ईयर होते हैं फटाफट बोलो? 24। लेकिन अगर आपका 100वां ईयर, 100वां साल एक सेंचुरी थी, और वो सेंचुरी जो है वो एक लीप ईयर थी, तो फिर टोटल लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाती है फटाफट बोलो? 25 हो जाती है। सर कैसे समझाओ? जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 से लेकर 100 तक जाएं, पहला ले हम 0 से लेकर 100 तक जाएं, तो सारे बच्चों को पता है 0 से 100 तक जाएं तो 99 ईयर्स में तो 24 लीप ईयर हो गए। और 100 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे, 100वां साल जो पड़ रहा है इसको अगर हम 400 से डिवाइड करें तो इट इज नॉट डिविजिबल, मतलब ये भी ऑर्डिनरी ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर ऑर्डिनरी ईयर है तो फिर आपके टोटल लीप ईयर की संख्या 24 ही रहेगी। सेम बेटा 101 से 200 तक जाएं तो फिर से 24 ही रहेगी। 201 से 300 तक जाएं तो फिर से 24 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो 100वां साल चल रहा है, 200 300वां साल आया, ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर 301 से लेकर के 400 तक जाएं तो 99 सालों में 24 लीप ईयर तो हो ही गए, और ये 400वां साल 400 से डिविजिबल है तो एक और बढ़ जाएगा लीप ईयर, तो टोटल लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी यहां पर फटाफट बोलो? 25 लीप ईयर हो जाएगी। ये वाली बात भी हमने पढ़ रखी है। क्लियर बोलो? हेलो? तो ध्यान रखना, हर 99 साल में, हर 100 साल में हम बोल सकते हैं 24 लीप ईयर होते हैं। वैसे तो 99 साल में बोलना चाहिए, क्योंकि 100वां साल जो होता है अगर वो एक लीप ईयर हुआ तो संख्या 24 नहीं होगी। कितनी हो जाएगी? सारे बच्चे बताएंगे 25 हो जाएगी। इस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस पर जो क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर पूछा गया है वो ये कि बताओ 400 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? 400 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? तो सारे बच्चे बताएं कितने लीप ईयर पड़ेंगे 400 साल में, अगर मैं पूछूं आपसे तो बोलो? गलत। 400 साल मतलब 01 से लेकर के 400 तक, 01 से लेकर 400 तक। तो फर्स्ट 100 में 24, सेकेंड 100 में 24, थर्ड 100 में भी 24, लेकिन 400 में कितने होंगे फटाफट बोलो? 25। टोटल मिला के लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई फटाफट बोलो?
97 लीप ईयर्स हो गए। 97 लीप ईयर का मतलब ये है कि यहां पर आपकी फेब जो है वो कितनी बार 29 की पड़ी होगी, फटाफट बोलो। 97 टाइम्स। क्लियर, बोलो। 97 टाइम्स जो है फेब 29 की रही होगी। और इसी पर हमारे स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन है कि 400 सालों में 29 का मंथ कितनी बार आया होगा। 400 साल में 29 का मंथ कितनी बार आया होगा। तो सारे बच्चों को क्या करना है, सारे बच्चों को पता है हर 11 महीने, जो बाकी के 11 महीने होते हैं फरवरी को छोड़ के, बाकी के 11 महीने होते हैं सब 29 डेज के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तो 30 और 31 तक डेज जाते हैं। लेकिन फेब एक ऐसा मंथ होता है जिसमें 29 केवल तब पड़ता है जब वो ईयर लीप ईयर होता है। तो 400 में मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा, लेकिन 97 में मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि यहां पर ये हमारे बेटा हो गए फेब के अलावा मंथ, और ये हो गया हमारा फेब वाला मंथ, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मिला के देखा जाए तो 29 का मंथ कितनी बार पड़ा होगा। तो आप सबको पता है 4497 टाइम 29 का मंथ पड़ा होगा। इस पर एक क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में पूछा गया है, तो आप चाहें तो इसको विदाउट कैलकुलेटर भी याद रख सकते हैं। बोलो, समझ में आया? क्लियर। इसके बाद लीप ईयर को लेकर के ही और ऑर्डिनरी ईयर को ही के लेकर ही जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो है आपके रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर कब कब रिपीट होता है, ये भी विदाउट कैलकुलेशन आप इजीली सॉल्व करके बता सकते हो कि कैलेंडर कब कब रिपीट होता है। इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सर कैसे सॉल्व करेंगे इस कैलेंडर रिपीटेशन को? बिल्कुल मेरे बच्चों, सबसे पहले तो हम देखेंगे ऑर्डिनरी ईयर्स को। ऑर्डिनरी ईयर का जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, ऑर्डिनरी ईयर का जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो अगर आपके रिमाइंडर 2 और 3 बच रहे हैं, ऑर्डिनरी ईयर का जब आपने कैलकुलेशन किया और आपका रिमाइंडर अगर 2 और 3 बच रहा है, तो वो कैलेंडर कब रिपीट होता है मेरे बच्चों? मैंने आपको पढ़ा रखा है कितने साल बाद? 11 ईयर्स, 11 साल बाद रिपीट हो जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 6 बच रहा है, रिमाइंडर 6 बच रहा है तो सॉरी रिमाइंडर 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आफ्टर 6 ईयर बाद ही क्या हो जाएगा, वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अगर मेरा ये क्वेश्चन है कि 2013 जैसा कैलेंडर ही कब 2013 जैसा कैलेंडर वापस से हमको मिलेगा, तो आप क्या करोगे? 13 दे रखा है, 13 को डिवाइड करोगे कितने से बेटा? 4 से आपने डिवाइड किया तो 4 3 कितना हो गया? 12। तो 12 तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 1 बच गया रिमाइंडर। सारे बच्चे बताएं अगर रिमाइंडर 1 बचा है तो कितने साल बाद रिपीट होगा? आपको पता है रिमाइंडर 1 बचा है तो 6 साल बाद रिपीट होगा। आप इसमें 6 जोड़ दोगे मतलब 2019 और 2013 का कैलेंडर सेम रहेगा। क्लियर, ये बात हमने डील की थी, समझ में आया? बोलो। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं 2014 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो बताओ। आप 2014 का कैलकुलेशन करोगे तो लास्ट 2 डिजिट 14, 14 को आप 4 से डिवाइड करोगे मेरे बच्चों, तो बताएं कितना रिमाइंडर बच रहा है यहां पर? 2। और अगर 2 रिमाइंडर बच गया है तो बताएं बच्चों कब रिपीट होगा? आपको पता है कितने साल बाद? इसमें 11 जोड़ देंगे, बताएं बेटा। 2025 मतलब 2014 और 2025 का कैलेंडर जो होगा वो कैसा होगा? फटाफट बोलो, सिमिलर होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन और जो हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर दिया है सेंचुरी ईयर का, कि भाई 1700 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो बेटा सेंचुरी ईयर का कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास बताओ बेटा, कैलकुलेशन करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे कि 400 से डिवाइड करेंगे? जल्दी से बताओ। 400। तो जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा? सारे बच्चे बताएं रिमाइंडर कितना बचेगा 400 से डिवाइड करेंगे तो? 1। और जल्दी से बताएं 1 बचा तो कितने साल बाद रिपीट होगा? जल्दी बोलें।
तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2017-06। क्लियर? बोलो। तो ध्यान रखना है 4 और 400 कब डिवाइड करना है। 4 नॉर्मल ईयर है, सेंचुरी ईयर पूछा है तो 400 से डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे। क्लियर? बोलो। समझ में आ गया? ये ऑर्डिनरी ईयर का कैलकुलेशंस हो गया। हाँ हर्षिता बेटा बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? हर्षिता, नीता, कौन बोल रहा है? हाँ नीता बोलो। रिमाइंडर 0 होगा तो वो ईयर कौन सा ईयर कहलाएगा? फटाफट फटाफट बोलो। लीप ईयर। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो ईयर लीप ईयर है। और लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। कितने साल बाद? 28 ईयर्स बाद रिपीट होगा। बोलो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछा गया 2000 का कैलेंडर, 2000 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2000 को आप बताएं 4 से डिवाइड करेंगे कि 400 से डिवाइड करेंगे? जल्दी जल्दी बोलें। इट इज फुल्ली डिविजिबल। फुल्ली डिविजिबल है। सारे बच्चे बताएं कब रिपीट होगा 2000 का कैलेंडर? 0 रिमाइंडर बच रहा है, जल्दी बोलें कब रिपीट होगा? तो 2000 प्लस 28। तो 2028 और 2000 का कैलेंडर कैसा होगा? जल्दी से बोले। सेम होगा। समझ में आया? बोलो। मैं आपसे बोलूं 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2012 के कैलकुलेशन में आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, लास्ट 2 डिजिट को। सारे बच्चे बताएं लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया, इट इज फुल्ली डिविजिबल। बोलो। रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 है, जल्दी से बताओ कब रिपीट होगा? आप 28 जोड़ दोगे 2040। किसी के यहां शंख बज रहा बेटा? चलो ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? बोलो। हेलो। यहां 2 स्पेशल केस बनते हैं। ये स्पेशल केस पर्टिकुलर ईयर्स में ही याद रखना है। स्पेशल केस क्या है बच्चों? तो स्पेशल केस पढ़ने से पहले एक रूल मैंने आपको बताया था। ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर ऑर्डिनरी ईयर में ही रिपीट होगा। लीप ईयर वाला कैलेंडर लीप ईयर ही होना चाहिए रिपीट होने के लिए। जैसे यहां पर 2012 इज अ लीप ईयर और 2040 इज ऑल्सो अ लीप ईयर। अगर ऐसा है इट इज अ लीप ईयर और ये भी हमारा 2040 भी लीप ईयर ही है, तो ये सही है। ऑर्डिनरी ईयर में भी देख लो, अभी जो आपने कैलकुलेशन किया था 2013 इज ऑर्डिनरी ईयर, 2019 इज ऑल्सो ऑर्डिनरी ईयर। बोलो। तो ये रिपीटेड कैलेंडर के आंसर सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए कि आपके आंसर गड़बड़ा जाए। मतलब सर कैसे हो सकता है, समझाओ जरा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं 2097 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? बताओ 2097। पहले तो बताओ 2097 इज अ लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर? बोलो। सुनाई नहीं दिया मेरे को। ऑर्डिनरी ईयर। सारे बच्चे बताएं 2097 में रिमाइंडर कितना बच रहा है? जल्दी से बताएं रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। 1 बच रहा है तो बताओ कितने साल बाद रिपीट होगा अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो? बोलो। तो अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूं तो बताओ ये ईयर कितना हो गया? जल्दी बताएं कितना हो गया? 2003 आया। 2003 बोलो। लेकिन 2003 और 2097 का कैलेंडर सिमिलर नहीं होगा। सर क्यों सिमिलर नहीं होगा? उसके पीछे एक लॉजिक है बेटा। 97 वाले ईयर्स में हमको एक बात ध्यान रखना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि कैलेंडर तब रिपीट होते हैं जब रिमाइंडर 0 बचता है। सर रिमाइंडर 0 बचता है मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल बताएं 97 बताएं। 97 में जल्दी से बताएं 97 इज अ ऑर्डिनरी ईयर। बताएं कितने ऑड डे होंगे? जल्दी से बताएं ऑड डे कितने होंगे? हेलो, कितने ऑड डे होते हैं?
वन ऑड डे। 98 इज ऑल्सो ऑर्डिनरी ईयर, वन ऑड डे आएगा, आएगा कि नहीं बोलो। 99 इज ऑल्सो 99 इज ऑल्सो फटाफट बोलें जल्दी से, क्या ऑर्डिनरी ईयर? तो जल्दी से बताएं, अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है तो वन ऑड डे। 2100 इज बताएं, यहां एक सेंचुरी आ रही है, सेंचुरी बताएं बेटा ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है। 2100 इज ऑल्सो ऑर्डिनरी ईयर, मतलब यहां भी वन आया, फिर यहां वन आएगा, फिर यहां 2002 इज ऑल्सो अ वन, 2003 इज ऑल्सो अ वन। सारे बच्चे जरा टोटल लगाएं, यहां से लगाएं कितना हो रहा है, जोड़ें जरा यहां से फटाफट फटाफट, यहां तक जोड़ें, कितने हो गए? अरे 97 नहीं जोड़ना है मेरे बच्चों, यहां से जोड़ें, कितने हुए यहां तक? 6 ही हुआ। तो बताएं हमारा 6 जो है क्या वो 7 से डिविजिबल हुआ अभी? तो 2003 में कैलेंडर रिपीट नहीं होगा, मतलब इनका टोटल कितना होना चाहिए, फटाफट बोलो। 7। तो ये रिपीट होता हमने पढ़ा है। अगर अगर ये हमारी जो सेंचुरी बीच में पड़ रही है, अगर ये लीप ईयर होती, अगर ये क्या होती, फटाफट बोलो, लीप ईयर होती, तो यहां 2 आ जाता कि नहीं बोलो, हेलो? क्योंकि 2 ऑड डे आ जाते, और 2 ऑड डे आ जाते तो फिर यहां तक का टोटल 7 हो जाता, और 7 डिवाइड बाय 7 करते तो बेटा फिर पूर्ली डिविजिबल हो जाता, मतलब 0 बचता, तो फिर ये 2003 का कैलेंडर 2097 के जैसा ही होता। समझ में आया बोलो? तो ध्यान रखने वाली बात यह है यहां पर, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि 97 जब भी पूछें, तो 97 का क्वेश्चन जब भी आता है, ध्यान से सुनना, स्पेशल पॉइंट यही है, 97 का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो आपको यह देख लेना है कि जो उसकी सेंचुरी पड़ रही है, 97 के बाद जो सेंचुरी पड़ रही है, वो सेंचुरी जो है वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है तो कैलेंडर 6 साल बाद नहीं, 12 साल बाद रिपीट होगा। 97 का कैलेंडर 6 साल बाद नहीं, कब रिपीट होगा फटाफट बोलो? 12 साल के बाद रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि 12 साल का जब टोटल लगाओगे तो टोटल मिला के 14 हो जाएगा, और 14 को आप 7 से डिवाइड करोगे, इट इज अ फुल्ली डिविजिबल, तो फिर 2009 में जाके आपका कैलेंडर रिपीट होगा। तो ध्यान रखना, 97 के बाद जो सेंचुरी पड़ रही है, अगर वो सेंचुरी एक ऑर्डिनरी ईयर है तो 12 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होगा। लेकिन अगर वो सेंचुरी एक लीप ईयर होती, सेंचुरी लीप ईयर होती, मतलब जैसे मैं आपसे बोलता 1997, तो सबको पता है सेंचुरी पड़ती है 2000, और जो 2000 की सेंचुरी पड़ती इट इज अ लीप ईयर, और ये लीप ईयर है ही है, तो फिर कैलेंडर 6 साल बाद ही रिपीट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट केवल आपको 97 का पूछा जाए तब लगाना है, इट इज अ स्पेशल केस, ध्यान रखना। दूसरी बात, सेकेंड, लीप ईयर में भी एक कॉन्सेप्ट है। लीप ईयर में अगर आपसे 72 पूछा गया है, 2072 ईयर, 72 वाला पूछा गया है, हमको पता है 72 इज अ लीप ईयर, हम इसमें 28 जोड़ेंगे तो 2100 आ जाएगा। लेकिन 2100 तो ऑर्डिनरी ईयर हो गया और हमारा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा यहां। क्यों? क्योंकि लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट हो सकता है, तो फिर हमको यहां भी 12 साल और जोड़ना पड़ेंगे। मतलब कैलेंडर कब रिपीट होगा, फटाफट बोलो, 2112 में रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि यहां सेंचुरी जो आ रही है वो ऑर्डिनरी ईयर आ गई है। तो दो कॉन्सेप्ट जो आपको स्पेशल ईयर में लगाना है वो है एक 97 वाला ईयर और एक 72 वाला ईयर। यहां जब भी आप अपने 6 नॉर्मल कॉन्सेप्ट 6 और 28 को जोड़ोगे तो ध्यान रखना, बीच में जो सेंचुरी पड़ रही है, अगर वो सेंचुरी लीप ना होकर के ऑर्डिनरी हुई तो कॉन्सेप्ट में आपके रिमाइंडर 1 और 0 होने के बाद भी आप 12 और 40 ईयर को कंसीडर कर करके आंसर्स निकालोगे। ये दो स्पेशल केस जो मैंने आपको बताए थे, आई थिंक सबको समझ में आ गए होंगे, बोलो।
हेलो। तो ये कॉन्सेप्ट हमको यहां पर याद रखना है, वो भी कब, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के केस में याद रखना है। समझ में आया? एक 97 वाला और एक 72 वाला जब भी पूछा जाए तो चेक कर लेना कि जो सेंचुरी पड़ रही है वो लीप ईयर होना चाहिए। अगर वो लीप ईयर है तो हमारे नॉर्मल कॉन्सेप्ट, अगर वो लीप ईयर ना होकर के ऑर्डिनरी ईयर हुई तो कॉन्सेप्ट चेंज। ऑर्डिनरी ईयर में 12 जोड़ के आना, लीप ईयर में 40 जोड़ के आना, तब जाके आंसर्स मिलेंगे करेक्ट, नहीं तो आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे। हाँ, दैट इज अ एक्सेप्शंस, याद रहेगा। बोलो। तो हमारे नॉर्मल रूल्स यहां पर एप्लीकेबल नहीं होते, हमने डील किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ डे टू डे। अब क्वेश्चंस बनते हैं बेटा जो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं, वो हैं आपके डे टू डे के क्वेश्चंस। डे टू डे के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी हमने सॉल्व करना सीखा है। जैसे बोल देंगे 1 मार्च 2020 को संडे है, आपसे पूछ सकते हैं कि 30 मार्च 2020 को क्या होगा, मतलब सेम मंथ में ही आपसे पूछ रहे हैं। तो आपको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको पढ़ा रखा है। आपसे 30 मार्च पूछा है तो आप क्या करेंगे, 30 में से 1 मार्च माइनस कर देंगे, मतलब डे का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस इन डे। डे का डिफरेंस आया 29, 29 को आप डिवाइड करोगे किससे, 7 से। तो आपको देखना है रिमाइंडर कितना बच रहा है, सारे बच्चे बताएंगे कितना रिमाइंडर बच गया, 1 रिमाइंडर जो बच गया बेटा यही हमारा ऑड डे कहलाएगा, 1 ऑड डे कहलाएगा। ये जो 1 ऑड डे आया है, यहां जो संडे दिया था इस 1 रिमाइंडर को जोड़ दो तो संडे के बाद क्या आता है, सब बच्चों को पता है क्या आएगा, फटाफट बोलो, मंडे। तो आंसर हो जाएगा मंडे, काम खत्म। क्लियर? बोलो। अब यहां पर आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि इट इज वेरी इजी, डे के डिफरेंस को 7 से डिवाइड करना है, जो डे दे रखा उसमें वो रिमाइंडर जोड़ देना है। क्या ये सबसे बन जाएगा? बोलो। तो क्वेश्चन डे टू डे के पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन मंथ टू मंथ के भी हो सकते हैं। मंथ टू मंथ के क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, प्लस करना आना चाहिए। आप सबको पूछ सकते हैं कि भैया 14 मार्च से, 14 मार्च को सैटरडे है तो 15 जुलाई, 15 जुलाई 2020 को क्या होगा, ईयर इज सिमिलर, खाली मंथ का डिफरेंस है। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहला काम, यहां जो 14 मार्च दे रखा है सारे बच्चों को पता है, 14 मार्च जो दे रखा है उसको हम टोटल नंबर ऑफ डेज में से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि मार्च में 31 दिन होते हैं, 14 दिन माइनस कर दो, कितने दिन बच गए, फटाफट फटाफट बोलो, कितने दिन बच गए, 31 माइनस 14 बोलो, 17 दिन ये बच गए। तो 17 डेज यहां लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको पता है मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, मई के बाद क्या आता है, फटाफट बोलो, जून, और जून के बाद क्या हो जाएगा, जुलाई। आपको पता है अप्रैल का रिमाइंडर कितना बचता है, कितने ऑड डेज का रिमाइंडर बचता है, अप्रैल 30 का होता है, बताएं कितना, 2। मई में बताएं कितना आएगा, 3। जून में कितना आएगा, 2, और 15 जुलाई तो 15 ही रहेगा। टोटल डेज आपको यहां पर टोटल लगाना है। बताएं बच्चों यहां का टोटल कितना हो रहा है, जल्दी से टोटल लगा के बताएं। राकेश सिंह ने आंसर भी दे दिया है, बताएं टोटल। बिल्कुल मेरे बच्चों 39 हो रहा है। अच्छा, जो 39 आ रहा है इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, जल्दी बोलें कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 4। आपको पता है इस सैटरडे में आपको ये 4 दिन जोड़ देना है, जल्दी से बताएं। जैसे ही 4 दिन जोड़ेंगे आंसर क्या हो जाएगा, बोलें, वेडनेसडे। वेरी गुड मेरे बच्चों, आंसर होगा आपका वेडनेसडे। अब ये कैलकुलेशंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसमें केवल प्लस और माइनस होना है, और प्लस और माइनस आपको अच्छे से आता है ऐसा माना जाता है। क्लियर? बोलो। तो यहां एज सच कैलकुलेटर रिक्वायर्ड नहीं होगा क्योंकि यहां भी बहुत सारे कैलकुलेशंस नहीं हो रहे हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मंथ टू मंथ वाले, बनेगा। बोलो। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वो ईयर टू ईयर को लेकर के हो सकते हैं। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ईयर टू ईयर मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल
आपको मंथ और डे सेम दिया रहेगा, मंथ और डे आर सिमिलर, जैसे 14th ऑफ मार्च से 14th ऑफ मार्च ही बोला है, केवल ईयर चेंज करना है 2020 और 2030, ओनली ईयर चेंज। बोलो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैंने आपसे बोला था आपको खाली ईयर का डिफरेंस निकाल लेना है, 2020 से 2030 तक जाना है, 10 साल। इन 10 सालों में कितने दिन ऑड डे आए होंगे, तो 10 ऑड डे तो बन गए होंगे क्योंकि हर एक साल में एक ऑड डे होता है। बस खाली लीप ईयर जो पड़े होंगे उसमें एक दिन एक्स्ट्रा पड़ा होगा। सारे बच्चों को पता है, बताओ कितने लीप ईयर पड़े होंगे 2020 से 2030 तक? दो, एक 2024 पड़ा होगा और एक 2028 पड़ा होगा कि नहीं? 2 दिन और जुड़ जाएंगे मेरे बच्चों, तो टोटल ऑड डे की संख्या कितनी हो गई बताओ? 12। 12 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो सारे बच्चे बताएं कितना रिमाइंडर बच गया? 5 इज रिमाइंडर। 5 जो रिमाइंडर बच गया वो सैटरडे में जोड़ देंगे, सैटरडे प्लस 5, आंसर क्या हो जाएगा? सुनाई नहीं दिया मेरे को? थर्सडे। आंसर इज थर्सडे। वेरी गुड मेरे बच्चों, क्या ये समझ में आ गया? बोलो। तो ईयर टू ईयर के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ये भी ओरली सॉल्व हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन इन जनरल मान के चलना बेटा, या तो मंथ टू मंथ का आएगा, या फिर क्वेश्चन डे टू डे का आएगा, या फिर मेरे बच्चों क्वेश्चन क्या बनेगा फटाफट बोलो, ईयर टू ईयर पर पूछ सकते हैं क्योंकि ये विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व हो सकते हैं, या फिर आपके रिपीटेड कैलेंडर का क्वेश्चन आ सकता है, वो भी विदाउट कैलकुलेटर हो सकता है, या फिर मैंने ऊपर कुछ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उनमें से कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बेसिकली ये आने के चांसेस ज्यादा हैं। सेंचुरी टू सेंचुरी के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी इनको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सेंचुरी टू सेंचुरी के अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस के अंदर यहां पर आपको डेज गिवन नहीं होगा, खाली पूछा जाएगा कि आपको आंसर देना है। जैसे पूछ लें कि 2 अक्टूबर 1869 को क्या था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बेटा डेट दी रहती थी, उसका ईयर दे रहता था, बट यहां पर क्वेश्चंस में खाली ये पूछ लेंगे 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। तो इसके लिए मैंने आपसे बोला था आपको सेंचुरी के कुछ कोड याद करना है। ये कोड हमने कैलकुलेशंस किए थे, समझे थे बहुत अच्छे से। फर्स्ट 100 ईयर्स में 5 ऑड डे होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 और 400 में 0। ये कैलकुलेशन हमने किया था ऑड डे का। फिर डेज वाले ऑड डे सबको याद होंगे कि 0 हम संडे को मानेंगे, मंडे को 1 मानना है, ट्यूसडे को 2, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 सैटरडे फ्राइडे और 6 सैटरडे को मानना है। मंथ हमने पढ़े थे, मंथ के ऑड डे हमने कैलकुलेशन पढ़े थे कि अगर आपका महीना 31 डेज का है तो 3 ऑड डे आएंगे, 30 का है तो 2 ऑड डे पड़ेंगे, 28 का मंथ है तो 0 ऑड डे होगा और 29 का मंथ है तो 1 ऑड डे होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखे हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको याद है? बोलो। ये मैंने याद नहीं करवाए थे, याद हो तो ये सबके कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली समझाए थे जो आपको समझ में आ गए थे और आप सबको यही वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैं रिवीजन में यही वाला कॉन्सेप्ट ले रहा हूं। हालांकि और भी हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अदर कोडिंग भी पढ़ी थी, बट वो नहीं पढ़ना, हमको इसी को याद रखना है। क्लियर? क्योंकि ये हमको ईजी था। अब क्वेश्चन इस पे जो पूछा गया है वो हम सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2 क्या पूछा गया, सारे बच्चे बताएं। 2 अक्टूबर 1869 को क्या था? बताओ सारे बच्चों, बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम तोड़ सकते हैं पहले कंप्लीटेड ईयर में। तो कंप्लीट कितने हो गए सारे बच्चे बताएं। 1868 इज कंप्लीटेड ईयर। 69 अभी चल रहा है, 69 को हम क्या लिख देंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 2 अक्टूबर। पहुंच गए? बोलो, यहीं तक जाना है? पहुंच गए। अब सारे बच्चे बताएंगे कोडिंग करना है। इस 1868 को मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो।
1600 प्लस 200 प्लस 68। वेरी गुड। सारे बच्चों को पता है इसकी कोडिंग किस तरह से। 1600 का तो 0 हो जाएगा, 200 का 3, 68 को तो 68 ही रहेंगे, प्लस लीप ईयर और जोड़ना पड़ेगा। सारे बच्चों को पता है 68 डिवाइड बाय 4 कितने लीप ईयर आ रहे हैं? 17 लीप। बिल्कुल। अब जनवरी के 3, फेब में बताएं बेटा 69 एक ऑर्डिनरी ईयर है, कितना आएगा? 0। मई का बताएं जल्दी से। मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का। 3 जुलाई और अगस्त में ही कंप्लीट आते बातें 3232 चलते हैं। अब जल्दी से बताएं यहां पर अगस्त के बाद सितंबर का और अक्टूबर का 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर तक जाना। इन सब का टोटल लगा लें मेरे बच्चों, इन सब का टोटल लगा लें जल्दी से। कितना हुआ? 111 डिवाइड बाय 7 करेंगे, बताएं कितने आ गए? जल्दी से बताएं। 6 ऑड डे। 6 ऑड डे में 6 का मतलब क्या होता है? आंसर आ गया सैटरडे। काम खत्म। क्या ये निकालते बनेगा? फटाफट बोलो। हाँ सर बनेगा, अगर पेन कॉपी दे दी जाए तो। इसलिए मैं बोल रहा हूं आने के चांसेस क्या हैं? फटाफट बोलो। बहुत कम, बट हम निकाल सकते हैं अगर हमसे पूछा जा रहा है तो। कर लोगे? बोलो। कर लेना बेटा, रेस्टिकेट कर देंगे उनको, पता चल गया कि आपने पेन कॉपी अलाउ की है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप पेन कॉपी यूज़ ना करें और सॉल्व करें, दिमाग को यूज़ करें। बिल्कुल बेटा, दिमाग का यूज़ करें। इतना सबको समझ में आ गया? बोलो। तो ये पूछ सकते हैं। हाँ, कोई पूछ रहा है कुछ? पूछे बेटा, कहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, कौन पूछना चाहता है? प्रांजल जी बोलिए। बस हाँ, केवल माइनस ही तो करना है। क्या क्या बोल रहे हैं आप? फिर से बोलें, क्या पूछा मेरे को आप? क्या एक क्वेश्चन निकल जाता है उसके बाद पूछते हैं? आप तभी पूछते ना बेटा, ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ हाँ, माइनस ही करेंगे और क्या। हाँ, वो फॉरवर्ड आदि जा रहे हो तो आपको प्लस करना है, बैकवर्ड जा रहे हो तो माइनस करना है। ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है बेटा। बोलो। इनका कहना है कि जैसे यहां पर 2012 पूछ लिया होता तो हमको पता है बैकवर्ड पूछा है, क्या करेंगे? फटाफट बोलो। माइनस करेंगे। समझ में आया? जैसे यहां पर ये 5 रिमाइंडर आया था, हमने प्लस किया था, इसकी जगह बैकवर्ड पूछा है तो क्या कर देंगे? जल्दी से बोलो। माइनस। ये बात तो हमेशा से डे टू डे वाले में भी लगेगी, ईयर टू ईयर वाले में भी लगेगी, मंथ टू मंथ वाले में भी लगेगी, ये तो हर जगह लगेगी। क्लियर? बोलो। चलें, इतना सबको क्लियर हो गया? एक और चीज जो यहां पूछते हैं, बोलते हैं एक तरह का क्वेश्चन और जो कैलेंडर में बनता है, ये भी हमने पढ़ा था। व्हाट डे ऑफ द मई 1960 डिड संडे फॉल? मई में संडे कब कब पड़ा होगा, ये आपको बताना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने आपसे बोला था आप कैलकुलेशन कब की करोगे? फटाफट बोलो। 1 मई 1960 को क्या था, ये निकालना है। सारे बच्चे बताएंगे 1 मई 1960 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1600, बोलो, प्लस 300 प्लस 59, बोलो, प्लस सारे बच्चे जल्दी जल्दी बोलते जाएं, प्लस जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई, पहुंच गया 1 मई। जल्दी से बताएं, इनकी कोडिंग आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेशंस पता है, बताएं बेटा किस तरह से करेंगे कैलकुलेशन? जल्दी जल्दी बोलते हैं। 0 इधर,
1 59 को 59 प्लस 59 में कितने लीप ईयर पड़े होंगे वो प्लस करना पड़ेगा, जल्दी बताएं। 59 डिवाइड बाय 4 14 प्लस जनवरी का 3, फेब का बताएं, फेब बताएं बेटा जल्दी से। 60 is divisible by 4 or not? 60 is divisible by 4 1। मार्च का बताएं, अप्रैल का 1। टोटल लगा लें जल्दी से टोटल लगा लें फटाफट डिवाइड बाय 7 कर दें और रिमाइंडर बोल दें। 84 डिवाइड बाय 7 कर दें, कितना रिमाइंडर आ रहा है? रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब 0 मतलब क्या है? मतलब फर्स्ट ऑफ मई को क्या था, यही मिल गया। फर्स्ट ऑफ मई को क्या था, तो 7 दिन बाद फिर पड़ा होगा, मतलब फिर कब पड़ा होगा? 8 मई को संडे पड़ा होगा, फिर 7 दिन बाद पड़ा होगा। सारे बच्चे बताएं, फिर 7 दिन जोड़ दें। 8 + 7 बोलो। 15 मई को क्या पड़ा होगा, जल्दी से बताएं। फिर जोड़ दें इसमें जल्दी से। 22 को संडे, फिर बताएं 22 के बाद कब पड़ा होगा? तो आंसर क्या हो गया, फटाफट बोलो। फर्स्ट 8 15 22 और 29 को संडे पड़ा होगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? बोलो। ये भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, बन जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। सेंचुरी का लास्ट डे क्या हो सकता है? तो सेंचुरी का लास्ट डे क्या हो सकता है, उसके लिए हमको सेंचुरी की कोडिंग अच्छे से याद है। बताएं, या तो वो सेंचुरी 100 का मल्टीपल है। अगर वो सेंचुरी 100 का मल्टीपल आ रही है तो बताएं उस सेंचुरी में क्या रहेगा, फटाफट बोलो। 5 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। हेलो हेलो, तो 31 दिसंबर को फ्राइडे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 का मतलब बताएं सारे बच्चे। 3 का मतलब बताएं। 5 का मतलब फ्राइडे होता है, 3 का मतलब वेडनेसडे। 1 का मतलब बताएं, 1 का मतलब मंडे, और 0 का मतलब बताएं। तो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी हो सकता है फ्राइडे, हो सकता है वेडनेसडे, हो सकता है मंडे, और हो सकता है संडे। सारे बच्चे बताएंगे लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी क्या नहीं हो सकता कभी भी। बोलो, सेंचुरी के लास्ट डेट पर क्या नहीं हो सकता, सारे बच्चे बताएं। सर ट्यूसडे नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, फटाफट बोलो। थर्सडे नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता? सैटरडे नहीं हो सकता। ये 3 दिन कभी नहीं हो सकते, ध्यान रखना। लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी पर ये 3 दिन कभी भी नहीं हो सकते हैं। क्लियर? बोलो। हेलो। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि सेंचुरी इन्हीं के मल्टीपल से कैलकुलेट होती है। 100, 200, 300 और 400। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि 1900 का बताओ। 1900 को 31 दिसंबर को क्या था? तो सारे बच्चे बताओ, ये कभी नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? या तो फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे या सैटरडे। सारे बच्चों को बताएं 1900 किसका मल्टीपल होगा। तो 1600 + 300 लिखोगे कि नहीं? बोलो। सारे बच्चों को पता है 300 आया, और 300 का क्या है, फटाफट बोलो। सॉरी, मंडे। 300 में क्या आ रहा है? 1 मतलब मंडे, मतलब 31 दिसंबर 1900 को क्या होगा, जल्दी से बताएं। काम खत्म। अब बताओ, ये एग्जाम में कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं? इट इज वेरी इजी। हेलो। अब इसमें तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सेंचुरी पूछते हैं तो इट इज वेरी इजी, बस खाली हमको ये याद रखना है। और क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी पूछ सकते हैं कि क्या ट्यूसडे हो सकता है सेंचुरी का लास्ट डे? तो आंसर क्या लिख के आओगे? नो।
थर्सडे हो सकता है, नो। सैटरडे हो सकता है, नो। क्या हो सकता है? फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे या संडे। क्लियर? बोलो। ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था, ये था बेटा हमारा कैलेंडर। अब बताएं कैलेंडर में कोई बात रह गई क्या? इट इज वेरी इजी चैप्टर, इतने कॉन्सेप्ट हमने कैलेंडर को लेकर के पढ़े थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लॉक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फटाफट बोलो। क्लॉक। तो चलो बच्चों क्लॉक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्लॉक को लेकर के बात करते हैं। तो क्लॉक के अंदर हम यहां पर कौन सी क्लॉक पढ़ेंगे बताओ बच्चों? डिजिटल या एनालॉग? जल्दी से बोले। एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक को पढ़ने से पहले हमको क्लॉक के स्ट्रक्चर को समझना है। मैंने आपसे बोला था इसका शेप कैसा होता है, सारे बच्चों को पता है। बताओ बेटा। सर्कुलर शेप होता है। वेरी गुड बेटा। इसके अंदर 3 हैंड होते हैं, एक मिनट्स हैंड, एक सेकेंड हैंड और एक आवर्स हैंड होता है। बोलो। गुड मेरे बच्चों। इसके अलावा अगर हम सर्कुलर क्लॉक की बात करें तो सर्कुलर जो होगा बेटा 0 से 12 से लेकर के वापस से 12 बजाएगा। बताओ एक पूरा सर्किल बनता है और सर्किल के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है? अगर हम बात करें तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। 360 का एंगल जो है वो डिवाइड है 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो एक पार्ट की बात करें तो एक पार्ट कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। बिल्कुल मेरे बच्चों, ये प्रॉपर्टीज के अंदर हमने पढ़ा था कि नहीं? बोलो। उसके अंदर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो थियोरेटिकल बातें थी बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आ जाएं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लॉक का वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल के अंदर क्या पूछ सकते हैं? तो सबसे पहले मिनट सेंड्स की स्पीड की बात करेंगे। मिनट सेंड बताएं बेटा 360 डिग्री का एंगल 60 मिनट में बनाएगा मिनट सेंड। बोलो। हेलो। 360 डिग्री का एंगल 60 मिनट में बनाएगा तो 1 मिनट की स्पीड क्या हो गई? जल्दी से बताएं। 1 मिनट की स्पीड्स क्या हो गई? बच्चे बोल रहे हैं सर 6 डिग्री पर मिनट। वेरी गुड मेरे बच्चों, मिनट सेंड की स्पीड यही रहेगी 6 डिग्री पर मिनट। दूसरी बात, आवर सेंड की बात करें तो आवर सेंड के केस में डिफरेंट है बेटा। सारे बच्चों को पता है आवर सेंड को 12 घंटे लगेंगे पूरे 60 डिग्री का एंगल बनाने में। कितने घंटे लगेंगे सारे बच्चे बताएं? पूरे 12 घंटे लगेंगे उसको 360 डिग्री का एंगल बनाने में। 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं अगर हम बात करें तो 12 घंटे में 720 मिनट, मतलब 720 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 1 मिनट आवर सेंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो 0.5 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये हमने कैलकुलेशंस करी थी। क्या ये सबको समझ में आ गई थी? बोलो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा सकते हैं। वो था आपका, जैसे पूछ लेंगे 540 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 540 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो मैंने आपसे बोला था इसका कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले मिनट्स को पकड़ना। मिनट्स इज 40। बताएं 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? मिनट सेंड को पकड़ें सबसे पहले। तो सारे बच्चे बताएं कितने डिग्री का एंगल बनता है? जल्दी से बताएं। 6 डिग्री का एंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं? तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री कर दें। फटाफट बताएं। मल्टीप्लाई बाय आपने 6 डिग्री कर दिया। इसके बाद बताएं बेटा, इसके बाद किसको पकड़ना है? मैंने आपसे बोला था जल्दी से बताएं। इसके बाद किसको पकड़ेंगे? आवर सेंड को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? आवर सेंड। सारे बच्चे बताएं आर सेंड इसमें प्लस करेंगे कि माइनस कर दें? फटाफट बोलो। प्लस करें कि माइनस करें? माइनस करना है। क्यों? क्योंकि आपको एंगल पूछा है आर सेंड और मिनट सेंड्स के बीच का, तो हम माइनस कर देंगे। बताएं बेटा आर सेंड में किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी से बताएं। आर सेंड को मल्टीप्लाई यदि आपको करना है तो कैसे करेंगे? बोलें। बिल्कुल बेटा, पहले तो 5 घंटे निकल चुके हैं। हर 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल तो बन ही गया होगा। बोलो। हर एक पार्ट 30 डिग्री का एंगल बनाता है, हमको पता है। तो 5 पार्ट में 30 डिग्री का एंगल तो बन चुका होगा। प्लस आर सेंड।
अगर मिनट सेंड 40 डिग्री खिसका है तो आर सेंड कितना और खिसक गया होगा, बस ये हमको यहां करना रहता है। तो क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5, बस इतना कैलकुलेशन आप कर लो बेटा। सारे बच्चे बताएं कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 40, बोलें कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 40, माइनस यहां कितना आ रहा है जल्दी से बताएं, 170 डिग्री, 240 माइनस 170 कितना आ गया, आंसर इज 70 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, काम खत्म। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला ही निकालना मेरे बच्चों। मैंने आपसे बोला है क्लॉक आप विदाउट फॉर्मूले करोगे तो इट इज वेरी इजी। फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला तब अच्छा लगता है जब हमारे पास क्या हो, कैलकुलेटर हो। समझ में आया, बोलो। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है। इसके अलावा एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि भाई आपके मिनट सेंड और आर सेंड टुगेदर जब होते हैं तब क्या राइट एंगल बनाते हैं, तब क्या स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तब क्या। तो उस केस में हमको कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना है। मैंने आपसे बोला था, प्रॉपर्टीज को समझाया भी था। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टुगेदर की। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं मेरे बच्चों, फटाफट बोलो। टुगेदर की बात कर लेते हैं। टुगेदर के समय क्या होगा तो बताएं मेरे बच्चों, टुगेदर के समय क्या होता है जब मिनट सेंड्स आर सेंड एक के ऊपर एक होंगे तो बताएं एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। मिनट सेंड और आर एंड के बीच में स्पेस कितना रहेगा तो 0 मिनट्स, क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक है। 1 घंटे में एक बार आपका ये टुगेदर होते हैं। 12 आवर्स में कितनी बार होंगे तो मैंने बोला था 11 टाइम। बताओ ऐसा क्यों, 12 आवर्स में 11 टाइम क्यों, क्योंकि आपको पता है 12 से 1 के बीच में ये करेक्ट कितने बजे टुगेदर होंगे, फटाफट बोलो। 12 o'clock पर ही टुगेदर होते हैं, जिसके कारण से 2 घंटे में एक बार ही हो पाता है। क्योंकि 12 से 1 में 2 घंटे हो गए, लेकिन 2 घंटे में एक बार ही हो पाएगा, इसलिए बेटा 12 आवर्स में 11 टाइम होते हैं। तो 24 आवर्स में कितनी बार होंगे, फटाफट बोलो। 22 टाइम्स होंगे। क्लियर, बोलो। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है बच्चों की। क्या ये सबको समझ में आ गया था, बोलो। इस पर क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 और 5 के बीच में वो कब टुगेदर होंगे, 4 और 5 के बीच में कब टुगेदर होंगे। मतलब यहां आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका 4 और 5 है, यहां पर आपके मिनट सेंड्स और आर एंड कब टुगेदर हुए होंगे, ये क्वेश्चंस पूछा गया। तो आपको यहां पर आपको पकड़ना है स्मॉल वाला आर्स। बताएं स्मॉल वाला आर्स क्या है, फटाफट बोलो। 4, तो 4 बजे तो 4 के बाद ही हुए होंगे, तो बेटा 4 पास्ट तो हमारा क्लियर है कि 4 तो बज गए होंगे, मतलब 4 बजे के बाद हुए होंगे। बस केवल हमको मिनट्स कैलकुलेट करना है। तो 4 बजे के बाद कैलकुलेशन कैसे होगा, तो सारे बच्चों को पता है 4 जो हमारा आ रहा है, इस 4 में हम क्या करते हैं, सारे बच्चे बताएंगे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फटाफट बोलो। 5 से, और जो आया वही ऊपर लिखते हैं, और डिवाइड बाय कितना, सारे बच्चों को पता है, जोर से बोलो 11। ये शॉर्टकट मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं। बस मेरे बच्चों जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लो तो आपका आंसर आपके सामने होगा। 4 तो है ही, बस बेटा मेरे को मिनट निकालना है, तो ये हो गया 20 बाय 11। सारे बच्चे बताएं 20 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बोलो। 1 टाइम्स। 1 टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, बताएं बेटा 1 टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 20 तो था ही, इसमें 1 टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए 1 यहां प्लस हो जाएगा। और रिमाइंडर कितना बच गया, 20 को आपने 11 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर बच गया, तो 9/11 यहां लिख देता हूं। तो आंसर क्या हो गया, सारे बच्चे बताएं, 4:21 9/11 सेकेंड पर ये टुगेदर हुए होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, काम खत्म। क्या ये निकालते बनेगा, बोलो। इट इज वेरी इजी, इसमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत है। तो
तो ये टुगेदर का क्वेश्चन आ सकता है। राइट एंगल कब बनाएंगे, राइट एंगल कब बनाएंगे, इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बच्चों जल्दी से बताएं राइट एंगल कब बनाएंगे, पूछते हैं तो राइट एंगल को लेकर के क्वेश्चंस क्या आएगा, तो वो देख लेते हैं। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, सारे बच्चों को पता है। राइट एंगल का मतलब कितने डिग्री का एंगल होता है, जल्दी से बताएं। 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। बिल्कुल मेरे बच्चों, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल मतलब जब भी बनेगा तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरी बात, मिनट सेंड और आर सेंड के बीच में कितने मिनट स्पेस होते हैं, फटाफट बोलो। तो 15 मिनट, इनके बीच में 15 मिनट का गैप होगा, बोलो। हेलो, 15 मिनट्स होगा। 1 आवर्स में कितनी बार होगा, तो सारे बच्चों को पता है 1 आवर्स में कम से कम कितनी बार होगा, जल्दी से बताएं। 2 टाइम्स होगा। 1 आवर्स में यहां पर ये 2 टाइम्स बनाते हैं, और हमने समझा था 12 आवर्स में कितनी बार होगा, तो ये 22 टाइम्स हो जाएगा। ऐसा क्यों, तो मैंने आपसे बोला था यहां 2 और 4 के बीच में अगर कैलकुलेशन करोगे तो करेक्ट 3 o'clock पर होगा। वैसे यहां 10 और इसके बीच में करोगे तो करेक्ट 9 o'clock पर राइट एंगल बनेगा। इसके कारण से यहां पर 2 घंटे में 3 बार ही कैलकुलेशन हो पाता है 4 की जगह पर, इसलिए 1 टाइम्स कम हो जाता है। और 1 टाइम्स कम होने के कारण यहां पर टोटल मिला के 24 ना होकर के 22 टाइम्स ही आता है। ये मैंने आपको समझाया था। फिर बेटा इसके बाद बात करें तो 24 में कितना होगा, 44 टाइम्स होगा। इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर, बोलो। हेलो, तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखी थी, इसको हमने समझा भी था, कैलकुलेशंस भी की थी इसको लेकर के। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई, बोलो। हेलो, इसके बाद क्या किया था बच्चों, इस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे 4 और 5 के बीच में राइट एंगल कब बनेगा, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बताओ मेरे बच्चों, अगर 4 और 5 के बीच में पूछा गया है तो आपका आर सेंड तो 4 और 5 के बीच में ही रहेगा कि नहीं, बोलो। लेकिन मेरे बच्चों ये बताओ, मिनट सेंड्स कहां किस किस के बीच में रहेगा, मिनट सेंड किस किस के बीच में रहेगा, फटाफट बताएं। मिनट सेंड किस किस के बीच में रहेगा, राइट एंगल ऐसे ही बनेगा, बोलो। बनेगा कि नहीं, बोलो। तो बस कैलकुलेशन करना, इट इज वेरी वेरी इजी। आपको बेस बनाना है बेटा, 4 और 5 के बीच में बोला है, मतलब 4 तो बच गए कि नहीं, बोलो। हेलो, बस आपको मिनट सेंड निकालना है। मिनट सेंड के लिए क्या करेंगे, मिनट्स को देखेंगे, मिनट्स में स्मॉल वाली चीज पकड़ेंगे, इधर 1 और इधर 7। चलो पहले 1 को पकड़ लेते हैं। तो 1 को पकड़े हुए तो मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5/11। तो आंसर यही हो गया, 4:05 5/11 पर होगा एक। दूसरा कब होगा, तो 4 तो फिर से बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। मिनट सेंड को पकड़े तो मिनट सेंड आ रहा है 7 पर, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया 35 डिवाइड बाय 11। तो 4 तो यही रहेगा। सारे बच्चों को पता है 4 और 5 के बीच में बोला, मतलब 4 तो बच गए हैं। 4 और 5 के बीच में खाली मिनट्स कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया हमारा 35/11। अब आपको पता है 11 को 35 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, पूरा डिवाइड हो रहा है तो 3 टाइम्स हो रहा है कि नहीं। तो ये 38 हो जाएगा क्या, बोलो। तो ये आंसर हो जाएगा क्या है, निकालते बनेगा, बोलो। पक्का, हेलो। इस तरीके से बच्चों आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगी। क्या ये कैलकुलेशंस कर लोगे, बोलो। ये आपके विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व हो जाएगी। और मैंने आपसे बोला था इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप अपने सामने घड़ी रख के बैठना जब भी पेपर हो तो। क्लियर, बोलो।
ताकि आप कैलकुलेशन इजीली कर पाओ इसका अगर क्वेश्चन आता है तो। इसके बाद आती है बेटा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री का एंगल, बोलो। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन में कब आता है बेटा 180 डिग्री का एंगल बनता है। मिनट्स एंड और आवर्स एंड के बीच में स्पेस कितना रहेगा, 30 मिनट्स का स्पेस रहेगा। ये भी 1 आवर्स में 1 टाइम होता है, लेकिन 12 आवर्स में 11 टाइम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 से 7 के बीच में फिक्स 6 o'clock पर ही होता है। तो बेटा यहाँ 1 टाइम ही होता है, 5 से 7 के बीच में 1 टाइम होता है, 2 टाइम्स नहीं हो पाता, एक बार कम हो जाता है, इसके कारण से यहाँ पर 11 टाइम्स होगा। और 24 आवर्स में कितनी बार होगा, फटाफट बोलो, 22 टाइम्स होगा। ये हमने कैलकुलेशंस पढ़े थे। अब एग्जाम में क्वेश्चंस यहां भी पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे कि भाई स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, कितने बजे होगी। जैसे यहां पर पूछ लें 4 और 5 के बीच में टुगेदर अपोजिट टू ईच अदर कब होंगे, ये स्ट्रेट लाइन कब बनाएंगे। तो 4 और 5 के बीच में पूछा है, बताओ बेटा 4 और 5 के बीच में अगर मैं लाइन खींचूं तो आपका आर्स एंड कहां रहेगा, सारे बच्चे बताएं। 4 और 5 के बीच में पूछा है, आर्स एंड तो 4 और 5 के बीच में रहेगा, लेकिन मिनट्स एंड कहां रहेगा, फटाफट बोलो। मिनट्स एंड रहेगा 10 और 11 के बीच में, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो बेटा आर्स एंड तो फिक्स हो गया 4, मिनट्स एंड कैलकुलेट करना है। मिनट्स एंड में स्मॉल क्या है, 10, आपको पता है। क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 50 डिवाइड बाय 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों जल्दी से बताएं कितने बजे होगा, 4:50 और इधर आ गया है 50/11। बताएं कितने टाइम्स पूरा जा रहा है, जल्दी से बताएं। 11, 4 टाइम्स पूरा जा रहा है, तो ये 54 हो जाएगा। और कितना बच गया, फटाफट बोलो। 6/11 आंसर हो गया, काम खत्म। बताओ बच्चों इसको कैलकुलेट करना कितना इजी है विदाउट फॉर्मूला, बोलो। बस इस तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके मिनट सेंड्स और आवर सेंड को लेकर के पूछे जा सकते हैं, इन तीनों कॉन्सेप्ट को लेकर के। क्या आपसे ये कैलकुलेशंस बनेगी मेरे बच्चों, बोलो। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था मिरर इमेज। आपको मिरर इमेज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सर मिरर इमेज के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, बताएं, कॉन्सेप्ट बताएं। तो मैंने आपको बताया था मिरर इमेज मतलब बेटा आपके फ्रंट में मिरर रखा हुआ है, तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बन जाती है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है। लेकिन टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं होता है, ध्यान रखना। मिरर हम सामने की बात करेंगे, फ्रंट की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि मिरर को हमने नीचे रख रखा है। क्या ये बात याद रहेगी, बोलो। हम सबको पता है, सारे बच्चे बताएं मिरर इमेज। और जब इसका क्वेश्चन आएगा तो बच्चों बताओ इनका टोटल, मिरर इमेज और एक्चुअल इमेज, इनका टोटल हमेशा 12 होता है कि नहीं, बोलो। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया था कि रियल इमेज टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 1160। 1160 मतलब फटाफट बोलो 12 हो गया कि नहीं। इस पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सर इस पे क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे, बताएं जरा हमको, क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे। बिल्कुल मेरे बच्चों, इस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पर हम आ जाते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा, जैसे वो बोलेंगे अ क्लॉक विच सीन द मिरर शो 2:30, मिरर में 2:30 हो रहा है। मिरर में कितना हो रहा है, सारे बच्चे बताएं, 2:30। तो व्हाट इज द करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम क्या होगा, आपसे पूछा गया व्हाट इज द करेक्ट टाइम। तो आप क्या करेंगे, 1160 में से 230 माइनस कर देंगे। बच्चों बताओ कितना आ गया आंसर, जल्दी से बोलो। 9:30। तो ये आ गया हमारा रियल टाइम। रियल टाइम कितना हो रहा होगा, 9:30, जबकि मिरर में कितना नजर आ रहा होगा, 2:30। तो सीधा माइनस कर देना, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर हमने दिया है रियल इमेज प्लस मिरर इमेज इक्वल टू 1160। तो अगर ये 230 है, सॉरी मिरर इमेज 230 है, तो हमको अगर ये प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा कि नहीं, बोलो। हेलो।
तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो आपको इस तरह से कैलकुलेशंस करना रहेगी। क्या ये निकाल पाओगे? बोलो हेलो। एक वाटर इमेज को लेके क्वेश्चंस हो सकते हैं बेटा, वाटर इमेज को लेके क्वेश्चंस हो सकते हैं। वाटर इमेज को लेके क्वेश्चंस के अंदर आपको दिया रह सकता है कि 1830 और 1790, 1830 और 1790, इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि रियल इमेज प्लस वाटर इमेज, रियल इमेज प्लस वाटर इमेज, इन दोनों का टोटल लगाओगे तो वो कितना आएगा? 1830 या फिर 1790। 1830 को मैं 1790 भी लिख सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 मिनट यहां से हटा दिए, बोलो याद रहेगा, और वहां जोड़ दिए। लेकिन यहां ध्यान रखना है 1830 कब लेना है और 1730 कब लेना है। 1830 कब लेना है? अगर क्वेश्चन पूछा गया है 30 मिनट से लेस देन, जैसे 225 दिया है तो फिर 1830 ले लेंगे। लेकिन अगर 30 मिनट से ज्यादा पूछा गया है तो 1790 लेंगे, जैसे 2:35 AM का टाइम पूछा है तो फिर 30 मिनट से ज्यादा लिया गया है इसलिए 2:35 लेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्लॉक में 2:15 हो रहा है, वाटर इमेज का टाइम बताओ, तो बताओ कितना? 2:15 लिया गया है तो बताएं कितना ले लें? 1830 माइनस 2:15, तो बताएं बेटा माइनस 2:15 कर दें, जल्दी से बताएं, माइनस 2:15 कर दें, कितना आ गया? 16 का मतलब सबको पता है 4:15। 16 का मतलब 4 होता है, बोलो, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर 236 दिया है तो अब कैसे करेंगे? 236 दिया है तो क्या करेंगे? 30 से ऊपर हो गया इसलिए 1790 लेंगे। 1790 माइनस 236 कर देंगे, बताओ कितना आ गया? जल्दी से बोलो। यहां 15 आएगा, बोलो 64, 54। 15 का मतलब सबको पता है 3:54, ये आंसर हो जाएगा। क्या ये निकालते बनेगा? चल अच्छा बच्चों, अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है यहाँ पर, तो हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है बच्चों? इसके आगे मैं आपके ग्रुप पर शेयर करूंगा टाइम, ठीक है? ओके बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय।